नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं और युद्ध से जुड़ी हर एक खबर से आपको टीवी 9 भारतवर्ष करा रहा है वाकिफ। रूस यूक्रेन जंग पर भी आज हमारी खास तवज्जो रहने वाली है, क्योंकि गाजा विध्वंस के बीच यूक्रेन में आज तख्ता पलट के आसार हैं। बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग ने नया मोड़ ले लिया है। 21 महीने से भी ज्यादा समय से जारी जंग के मोर्चे से दो विस्फोटक खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। साथ में इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी। आज हम दोनों की ही चर्चा करेंगे और जंग पर इसके असर के बारे में बताएंगे। बिल्कुल समीर, और बताएंगे यूक्रेन और रूस दोनों इस वक्त कुदरत से भी जंग लड़ रहे हैं। वॉर जोन में ऐसी तूफानी बर्फबारी हुई है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। इसके बाद दोनों ओर के सैनिक जिन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उसकी बात भी करेंगे हम। जी हां, कई बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें आज हमारे पास हैं। हमारे सवाल होंगे कि क्या रूस यूक्रेन कुदरत से हार जाएंगे? यकीनन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह बड़ा सवाल है। इस नई तबाही से क्रीमिया कैसे उभरेगा? क्रीमिया लगातार निशाने पर है। क्या हाहाकारी मौसम जंग का नतीजा तय करेगा? ये बड़ा सवाल। इसके अलावा हम आपको बाइडेन की बिल्कुल नई योजना की जानकारी भी देंगे। क्या सोच रहे हैं बाइडेन, बताएंगे कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और जेलेंस्की की फितरत तय कर दी है। आपको बताएंगे कि क्या हार से पहले ही जेलेंस्की की कुर्सी चली जाएगी? क्या ऐसा होगा क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया है? तो इन तमाम समीकरणों के बारे में भी हम बताएंगे। जी हां, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेनी वॉर जोन में अब तक का सबसे भीषण तूफान आ गया है। ब्लैक सी के पास 3 लोगों की मौत हो गई है। बर्फबारी और तूफान से पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई है। लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। क्रीमिया में भी तूफान से हाहाकार मचा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए दोनों तरफ के जो जवान हैं वो इस जंग को अंजाम दे रहे हैं। जंग लड़ी जा रही है, जंग रुकी नहीं है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई पेड़ गिरे हुए हैं, बर्फबारी इतनी हुई है कि बर्फ हटाना मुश्किल हो रही है सड़कों से, लेकिन जंग जारी है, तोपें गरज रही हैं। और आइए यूक्रेनी वॉर जोन में आए इस कुदरती प्रकोप के, कुदरती कहर की और डिटेल से नजर डालते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। यूक्रेन वॉर जोन में कुदरत का यह भीषण अटैक देखने को मिला है। 2000 से ज्यादा शहर और गांव बिना बिजली के इस वक्त मौजूद हैं। यूक्रेन के 16 इलाकों में मौसम की महातबाही मची है। जी हां, वॉर जोन में कहर बरपा हुआ है। अलग अलग शहरों में कई इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पूरी तरह से फेल हो गए हैं। तमाम इलाकों की बिजली गुल हो गई है। यूक्रेन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस वक्त बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। ये हालात हैं और फिर भी भीषण जंग का सिलसिला जारी। बिल्कुल, और कीव, ओडेसा, मैकोलेव जैसे बड़े शहरों में तबाही बहुत ज्यादा मची है। तो ये कुदरत का अटैक है, कुदरत का कहर है जो देखने को मिल रहा है। और कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं इसी से जुड़ी हुई। क्रीमिया में आई तबाही की डिटेल अब आपको बताने जा रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। क्रीमिया में कुदरती तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है और वो कैसे परेशान कर रही। बर्फीले तूफान का लाखों लोगों पर असर पड़ा है। क्रीमिया में इतिहास की सबसे बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। पहले कभी ऐसा बर्फीला तूफान नहीं आया जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी हां, पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित की गई है। अभी भी 19 लाख लोग यहां बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। ये तो हाल हो गया है क्रीमिया का। वो क्रीमिया जो कि रूस के कब्जे में है, उसकी ऐसी हालत। शिपिंग के कामकाज को भी यहां भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई पेड़ गिर गए हैं। ये इस वक्त की स्थितियां हैं जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कमांडर राजीव सरदाना भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन। सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे। मौसम देखिए कैसा हो गया है, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, बिजली गुल हो गई है और ऐसे में चल रही है जंग। कहा यह जा रहा है कि मौसम ही तय कर देगा इस जंग का नतीजा। इसके आसार हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति ने फैसला किया है और ये उस क्षेत्र को सजा दे रही है। प्रकृति ये संदेश दे रही है कि तुम लोग शांति के साथ नहीं रह सकते तो मेरा विभत्स रूप देखो। हम अब ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि तुमको शांति लाना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो एक तो वॉर का जो की तबाही, उसके ऊपर से प्रकृति की कुदृष्टि उस क्षेत्र में लोगों को बर्बाद कर दिया है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग ठंड में जाएंगे कहाँ? रोड पे बर्फ़ गिरा हुआ है, मोबिलिटी इफेक्ट हो रहा है। मतलब
चारों तरफ से बर्बादी है। और क्यों नहीं शांति यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करता है, विश्व के सुपर पावर इंटरफेयर करते हैं, क्यों नहीं नेगोशिएटिंग टेबल पे आके शांति कायम करते हैं और वहाँ की जो आम जनता है उनको उसको इस अग्नि से बचाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। सिन्हा साहब, क्या कुदरत मजबूर करेगी नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए दोनों मुल्कों को? अब यही सवाल रह गया। एक और बड़ी खबर, मैं सरदाना सर आपके पास आऊंगी। बर्फीले तूफान में फंसी कई गाड़ियां, पैसेंजर से भरी बस पर भी बर्फ के बीच जो फंस गई है जिंदगियां, कई लोग फंस गए हैं, कई ट्रकें फंस गई हैं। गाड़ियों के रेस्क्यू में कई टीमें जुटी हुई हैं। ये बड़ा तूफान आया है, बर्फ का तूफान, बर्फीला तूफान। जहां जो गाड़ी है वहां वो फंस गई है और रेंगती हुई गाड़ी इस वक्त बर्फ के बीच देखने को मिल रही है। ये ब्लैक सी इलाके में इस वक्त खौफनाक हालात हैं। इसके आसपास के इलाके में ये मंजर देखने को मिल रहा है। और देखिए, बर्फ से मुकाबला कर रहे हैं यूक्रेनी, क्योंकि मौसम की मार झेलते हुए इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों के सामने इस वक्त भारी मुसीबत है, जान पर आफत आई हुई है। रूस की चुनौती से निपटना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। भारी बर्फबारी के बीच कुछ जवान इस वक्त मुसीबतों का सामना करते हुए कैसे जंग लड़ रहे हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर नई मुसीबत आन पड़ी है। रूस में बर्फबारी के कई रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। बर्फ से जाम हो गई है मॉस्को की सड़कें। आप तस्वीरें देखेंगे हैरान हो जाएंगे। ये देखिए मॉस्को है और पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। अब मॉस्को में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कें जाम हो गई हैं और आवाजाही बहुत हद तक प्रभावित हुई है। सब कुछ ठप होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं मॉस्को में बर्फबारी और खराब मौसम से कुछ जो ताज़ा जानकारियां सामने आ रही हैं, जो ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं, उनसे आपको वाकिफ करा दें। रूस की बर्फ से भी जंग चल रही है इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ। यूक्रेनी वॉर जोन से मॉस्को तक भीषण बर्फबारी इस वक्त हो रही है। मॉस्को में बर्फबारी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक तो जंग, दूसरी तरफ ऐसा मौसम। जी और एक दिन में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कितने विषम हालात इस वक्त होंगे। सामान्य से 3 गुना ज्यादा बर्फबारी हो रही है। मौसम बहुत खराब है। 12,000 वर्कर्स लगातार इस वक्त काम पर लगे हैं जो बर्फ को क्लियर कर रहे हैं। जी हां, राजधानी में दिन रात हटाए जा रहे हैं। जो रास्तों पर बर्फ जमी पड़ी हुई है उन्हें हटाया जा रहा है, रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। कई जगहों पर बिजली की समस्या है और ऐसे में यूक्रेन से चल रही है जंग और वहां से भी कई बड़ी खबरें निधि इस वक्त आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन सरदाना सर, आपको लगता है कि ये जो कुदरत की परिस्थिति इस वक्त है रूस यूक्रेन में, क्या ये जंग को कुछ दिन के लिए हॉल्ट पर रखेगी? बहुत ज्यादा भीषणता हमें जंग के मोर्चे पर नहीं देखने को मिलेगी, या फिर आप कुछ और देखते हैं इस परिस्थिति को? देखिए, ये शायद एक प्रकृति का युद्ध विराम है कुछ दिनों के लिए, जब तक ये जो भीषण तूफान आया है ये खत्म नहीं हो जाता। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो रशियंस हैं और यूक्रेनियन हैं और जो भी वहाँ पे उस देशों में नौकरी कर चुका है या काम कर चुका है, वो जानता है कि इस तरीके की बर्फबारी होती है हर साल। और जो इनके लोग हैं, इनके पास सारे साधन हैं, सक्षम हैं इसको निपटने के लिए। ये बात जरूर है कि इस बार कुछ ज़्यादा हुई है, लेकिन वहाँ के लोग इतनी ठंड को, इतनी बर्फ़ को झेलने के लिए, और ये जो जन सामान्य का जो जीवन है जो उस टाइम के लिए ठप हो जाता है कुछ घंटों के लिए, वो उसको वापस बैक ऑन ट्रैक जल्दी ले आते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रूस एक मजबूत देश है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए यूक्रेन के सैनिक कैसे इस जंग को आगे बढ़ाएंगे, कितना लंबा खींच पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए खबर आ रही है, रूसी ब्रिगेड पर हाइमार्स से हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी होवित्जर तबाह हो गई। यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी होवित्जर को देखिए कैसे तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यानी यूक्रेन की जो सेना है वो अभी भी अपना हौसला दिखाती हुई नजर आ रही है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा हमला हुआ है जिसमें रूसी होवित्जर को तबाह कर दिया है यूक्रेन ने।
और एक और बड़ी खबर, बहुत जल्द जा सकती है ज़ेलेंस्की की कुर्सी। ज़ेलेंस्की से अमेरिका का मोह भंग हो गया है। अमेरिका ने तलाश लिए ज़ेलेंस्की के विकल्प ऑप्शन के तौर पर। चीनी मीडिया में सनसनीखेज दावा किया गया है ज़ेलेंस्की से अमेरिका बुरी तरह निराश है इस वक्त। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ज़ेलेंस्की से मोह भंग हो गया तो क्या अमेरिका वो पूरी सप्लाई चेन ही रोक देगा जो अब तक यूक्रेन को इस युद्ध के शुरुआत से मिलती आ रही है। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिका की ज़ेलेंस्की से नाराजगी की 3 बड़ी वजहें क्या हैं और अब अमेरिका कौन से 2 विकल्पों को लेकर आगे बढ़ सकता है। हम आपको फिर बता दें कि ये जो कुछ भी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं वो चीनी मीडिया के हवाले से हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। अब खबर दरअसल है क्या, ये आप समझिए। अमेरिका आने वाले वक्त में क्या कर सकता है, उसकी नाराजगी की 3 वजहें क्या हैं। पहला, तमाम मदद के बावजूद कामयाबी नहीं मिली है, यह तो बिल्कुल साफ है। पश्चिम को सही जानकारी नहीं दी गई, यह भी एक बड़ी वजह। और तीसरा, ज़ेलेंस्की ने चुनाव टाल दिया। जी हाँ, बड़ी बात आप बता रहे हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के 2 विकल्प इस वक्त हैं। देखिए विकल्प क्या है। किरिल बुदानोव ये ज़ेलेंस्की की जगह ले सकते हैं। ऑप्शन के तौर पर हम आपको बता रहे हैं नाम। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं और चीनी मीडिया में दरअसल ये दावा किया गया है कि अगर ज़ेलेंस्की जाएंगे तो कौन उनकी जगह आ सकते हैं। दूसरा नाम है वालेरी जालझुनी का, यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। ये 2 विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन इस बात के दावा कर रहा है, चीनी मीडिया इस बात के दावा कर रही है। और सिन्हा साहब, आप कैसे देखते हैं इस खबर को कि अगर अमेरिका मोह भंग करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, लेकिन ये थोड़ी हाइपोथेटिकल बात लग रही है। ऐसा होना नामुमकिन सा है कि जब पहले दिन से साथ दिया हो अमेरिका ने यूक्रेन का, चीन ऐसा कह रहा है, कितना विश्वास हो रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है चीन के बात में दम है और दम का कारण मैं बताता हूं। सबसे बड़ा जो दम की बात है वो अमेरिका की आर्थिक स्थिति। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो इजराइल फ्रंट पे भी अब पैसा खर्च करेगा, यूक्रेन फ्रंट पे भी पैसा खर्च करेगा। कितना पैसा खर्च करेगा? अभी इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में। पॉलिटिकली यदि बैंक्स पे बैंक्स जाने माने बैंक्स जो हैं उनमें कष्ट हो रहा है, जाने माने बैंक्स बंद हुए हैं, तो पैसा कोई पेड़ पर तो उगता नहीं है ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो बहाया जा रहा है पैसा, ये कब तक पॉलिटिकली बाइडेन सर्वाइव कर पाएंगे? तो चीन का। और दूसरी बात है कि जैसे आपने 3 कारण बताया, सही है, ज़ेलेंस्की ने बेवकूफ़ी की और उस बेवकूफ़ी में अमेरिका और नाटो फंस गया। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि चीन के इस दावे में आपको दम नजर आ रहा है कि फरवरी 2024 तक ज़ेलेंस्की की विदाई हो सकती है। उससे पहले भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बताता हूं जी। 2 फ्रंट पे आप नहीं लड़ सकते। आप या तो इजराइल फ्रंट पे लड़िए या यूक्रेन फ्रंट पे लड़िए। अमेरिका ये समझ रहा है कि 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो एक फ्रंट को में शांति करो, वहां से निकलो। निकलने का तरीका है रिजिम चेंज। रिजिम चेंज मतलब ज़ेलेंस्की आउट, समबडी एल्स इन, जो कि बोले हाँ का बोलो क्या करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सिन्हा साहब बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच एक और अहम खबर वॉरजोन से आ रही है। रूसी टैंक को ध्वस्त किया गया है, ये ताजा अपडेट मिल रही है। एंटी टैंक माइन से टैंक को नष्ट कर दिया गया। कहां हुआ ये? ज़ेपोरिजिया में टैंक में धमाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन की जीत की उम्मीद छोड़ दी है। अब रूस से यूक्रेन का समझौता चाहते हैं दोनों। ज़ेलेंस्की पर बना रहे हैं समझौते का दबाव कि एडजस्टमेंट किया जाए, समझौता किया जाए। इस बात का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जर्मन मीडिया में सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। प्लान बी पर काम कर रहे हैं बाइडेन और ओलाफ शोल्स। तो देखिए, अमेरिका और जर्मनी प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि कैसे भी प्रेशर टैक्टिक्स के माध्यम से ज़ेलेंस्की को मनाया जा सके। और आइए जरा देखते हैं कि जर्मन मीडिया की रिपोर्ट में और क्या कुछ बेहद खास कहा गया है। ये रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है? घुटनों पर आएंगे ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन में समझौता चाहता है अमेरिका और जर्मनी, ये साफ तौर पर कहा गया है। अमेरिका जर्मनी यूक्रेन को अभी भी जरूरी हथियार देंगे। हथियार सप्लाई पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक तरह का यू टर्न आपको नजर आएगा। रूस से डील में यूक्रेन मजबूत रहे, अब इस वजह से हथियार दिए जा रहे हैं, यह कहा गया है।
जी हाँ, रूस के खिलाफ जीत की उम्मीद पे अब हथियार नहीं, ये हथियार सप्लाई को लेकर यू टर्न है। यूएस जर्मनी की सोच क्या कहती है, जो कि दावा किया जा रहा है, जिसमें लंबे समय तक चीजें यूं ही नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक नहीं है। जेलेंस्की को खुद इस बात का एहसास हो, ये चाहता है अमेरिका और जर्मनी ये सोच रखता है, और जेलेंस्की राष्ट्र को संबोधित करें, सही हालात इस वक्त बताएं। सरदाना सर, अगर आप देखें तो ये जो सोच है अमेरिका की भी और जर्मनी की भी, क्या आपको लगता है कि ये सोच के आधार पर ही ये प्रेशर बनाने की कोशिश होगी कि जेलेंस्की खुद सामने आए मीडिया के और बताएं कि हम हार रहे हैं, और ऐसा इतने दिन, ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं? देखिए, ये बात तो जेलेंस्की पहले भी कर सकते थे। आज जब वो खुद तो पहले ही घुटनों पे थे, आज कहते हैं जब अमेरिका और जर्मनी पीछे हटने की बात कर रहे हैं तो ओनस उन्हीं के ऊपर है, दायित्व उन्हीं पे है। देश के राष्ट्रपति वही हैं, वही बताएं कि मैंने आप अपने देशवासियों को इतनी मुसीबत में इतने समय तक डाल के रखा, क्या मैं यही चाहता हूं कि अगले उनके 50 साल इसी स्थिति में रहें? और कब तक हम उधार के हथियारों पे, एड पे, भीख मांग के बाकी देशों से इस जंग को चलाते रहे, और एंड में फिर भी हार हमारी निश्चित ही है। तो ये कहीं एक युद्ध विराम, कुछ एक पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाकी विश्व के देश, नेटो देश, अमेरिका और जर्मनी स्पेशली, उनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, जबकि इजराइल हमास का झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल, इजराइल और हमास की जंग जारी है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि क्या रूस बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इजराइल का और हमास की जंग का जहां तक सवाल है, गाजा के विध्वंस का जहां तक सवाल है, क्या वहां पर अमेरिका को एंगेज करने में रशिया कामयाब हुआ है, जिसका फायदा यहां पर यूक्रेन के जंगी मैदान पर उसे मिल रहा है? एकदम एकदम। आप ये जो चीन बात कर रहा है, वो तो वेस्टर्न मीडिया को कोट कर रहा है, वो तो अमेरिका को कोट कर रहा है, वो तो जर्मनी को कोट कर रहा है कि समझौता चाहते हैं, जेलेंस्की को फुसला रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई बात मान जा, अब रिजाइन कर दे। रूस तो नहीं कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं, रूस तो नहीं कह रहा है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कौन है? भीख, समझौता का भीख कौन मांग रहा है? किसके किसके कंधों पे समझौता की जिम्मेदारी दी जा रही है? तो स्वाभाविक है उसी कैंप में तो हर कंप है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि कोई भी आर्मी, कोई भी देश, WWR जो कॉन्सेप्ट होता है, वॉर वेस्टेज रिजर्व, वो 30-30 कॉन्सेप्ट होता है, एम्युनिशन वगैरह। क्या इन्वेंट्री स्टॉक आउट हुआ है? कोई 30-30 कॉन्सेप्ट मतलब 30 डेज ऑफ इंटेंस फायरिंग और 30 डेज ऑफ नॉर्मल फायरिंग, तो 60 डेज मतलब 2 महीना। कोई देश 1 साल के लिए तैयारी करता है, इन्वेंट्री रखता है? नेवर। WWR नहीं। तो इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो रहा है, इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो रहा है, तो इसके पहले कि जूते पड़े, शांति कर लो और पिछली गली से इज्जत के साथ निकल जाओ। ये वेस्टर्न सोच है। लेकिन फिर तो सिन्हा साहब, जो जर्मनी दावा कर रहा है उसके आधार पर तो यही सामने परसेप्शन है कि ना उगलते बन रहा है यूक्रेन को, ना निगलते बन रहा है। और जेलेंस्की पर पश्चिम का इस वक्त भारी दबाव है, बहुत प्रेशर है। वॉर में कमजोर पड़ते ही मुश्किलें बढ़ेंगी। अब मदद से पीछे हट रहा है पश्चिम, और देखिए जेलेंस्की से लेकर कई बार, एक दो नहीं कई बार चिंता का इजहार कर चुके थे। अब वही स्थिति जेलेंस्की के सामने है। जेलेंस्की की सत्ता पर भी खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। और आइए अब समझते हैं कि जेलेंस्की के क्या अंजाम दिख रहे हैं और उसका नतीजा रूस यूक्रेन वॉर पर अब क्या होगा। रूस यूक्रेन वॉर का नतीजा क्या फिक्स है? जेलेंस्की के 3 संभावित अंजाम इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि खबर हमने आपको बताई। पहला, रूस से समझौता करें जेलेंस्की और सरेंडर कर दें। दूसरा, दूसरे को गद्दी सौंप दें। जी हां, और तीसरा, समझौता भी करें और सत्ता से बेदखल भी हो जाएं। अब इसका नतीजा होगा क्या? तीनों ही स्थिति को पुतिन बताएंगे। अमेरिका नेटो सम्मानित एग्जिट पोल चाहेगा। रूसी कब्जे वाली कुछ जमीन खो सकता है यूक्रेन, यानी कुल मिलाकर रूस के लिए फायदेमंद स्थिति साफ तौर पर नजर आती है। सिन्हा साहब, यानी ये तो वही हो गया कि पुतिन ने जो चाहा वो हासिल कर लिया वाया ईरान। समीर, अब मुझे लगता है क्योंकि अब रूस जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, तो वो डिक्टेट करेगा अपने टर्म्स को। और क्या डिक्टेट करेगा कि जेलेंस्की बफर जोन होगा रूस और वेस्ट के बीच में,
और जो 27 अक्टूबर 1997 को संधि हुई थी वेस्टर्न देश के साथ, उसको कार्यान्वित करो 100%। कोई ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं होगा नाटो कंट्रीज का, फोर्सेस का टुवर्ड्स रशिया। लेकिन सर ये अमेरिका के लिए भी तो बड़ा झटका है। अमेरिका क्या मुंह दिखाएगा? एकदम ये अमेरिका की तो इज्जत दांव पे लग गई है। आप पीछे कदम ले रहे हो, आप कमजोर दिख रहे हो, आप समझौता की बात कर रहे हो। आप जेलेंस्की जो आपका पपेट था, जिसको आप पानी पिला पिला के बोल रहे थे चढ़ जा गामा पहलवान, चढ़ जा गामा पहलवान। घुटने टेकेंगे सरदाना सर, आप क्या समझते हैं, क्या टेकेंगे घुटने? जेलेंस्की इस हालत में है इस वक्त। देखिए, ये एक समय की बात थी, या तो वो पहले मानते या अब मानेंगे या कुछ दिनों में मानेंगे। जेलेंस्की का जाना तय है, निश्चित है, क्योंकि अमेरिका दूसरे फ्रंट पे फंस गया है इस समय, और उनके देश में भी दो जगह पे लड़ाई नहीं होने दी जा सकती। इसलिए मेरे हिसाब से जेलेंस्की का तख्ता पलट बहुत ही जल्दी निश्चित है। ठीक है, बड़ी बात आप बता रहे हैं। जल्दी से बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। रूसी सैनिक को बनाया निशाना, यूक्रेनी अटैक में रूसी सैनिक ढेर कर दिया गया। अवदीवका में रूसी सैनिक की मौत हो गई है। आसमान से रूसी सैनिक को टारगेट किया गया है। देखिए, यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है और जिस तरह से हमला किया जा रहा है रूस पर, वो बता रहा है कि यूक्रेन आसानी से मानेगा नहीं। तो देखिए, जिसके आसार थे वही होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल वॉर ने दरअसल मुश्किलें बढ़ा दी हैं जेलेंस्की की। जेलेंस्की के लिए हालात अचानक बदल गए। अमेरिका का फोकस इजराइल पर ज्यादा नजर आ रहा है। यूरोपीय देशों में यूक्रेन को लेकर मतभेद उभरते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा नुकसान हुआ है जेलेंस्की को। देखिए, युद्ध के दो मोर्चे चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका का झुकाव इस वक्त इजरायल की तरफ ज्यादा है। आइए उन 7 वजहों पर गौर करते हैं जिसके चलते इजरायल वॉर ने यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और ये इजरायल वॉर मुश्किल यूक्रेन के लिए खड़ी कर है। पहली वजह है इजरायली इफेक्ट की, वो क्या कि इजरायली मोर्चे पर किसी बड़ी जंग की आशंका। दूसरा, अमेरिका का फोकस अब इजरायल पर शिफ्ट हो रहा है और इसीलिए दरकिनार हो रहा है यूक्रेन। तीसरा, इजरायल पर नेटो देश तुर्की और यूएस दो खेमों में इस वक्त बटे हुए हैं। वहीं नेटो देशों में अब पहले की तरह आम राय नहीं है, सहमति नहीं है, दो फाड़ जैसी स्थिति भी है। पांचवी बड़ी वजह, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हित यूक्रेन के मुकाबले ज्यादा है। छठा, पश्चिम पर मिडिल ईस्ट में सैन्य तैयारी का दबाव ज्यादा है। और सातवां, ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया का मजबूत होता गठजोड़ बताता है कि जो ये फोकस पॉइंट है अमेरिका के लिए, वो अब यूक्रेन नहीं है, वो दरअसल इजराइल है। और इसलिए सिन्हा साहब, ये इजराइल इफेक्ट भारी पड़ेगा शायद जेलेंस्की पर। एकदम दो नाव में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज दो नाव में पांव नहीं रख सकते। जब तक सिंगल फ्रंट सिनेरियो था, नो प्रॉब्लम। डिपो में इन्वेंट्री था, नो प्रॉब्लम। अभी स्टॉक आउट हो रहा है, इलेक्शन होने वाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस है अमेरिका में, बैंक्स बंद हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि दो नाव में पांव रखो क्यों? और जैसे आपने कहा कि अमेरिका का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अभी मिडिल ईस्ट अमेरिका देख रहा है कि यहाँ ज़्यादा वो लूज करेगा। ईरान चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना नेतृत्व साबित करना, कैप्चर करना। सऊदी तो अमेरिका के इशारे पे नाचता है, लेकिन सऊदी को डिस्प्लेस करना चाहता है। ये खतरा अमेरिका को नजर आ रहा है, तो ये खतरा वो मोल नहीं लेना चाहता। यदि मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव घटा तो वो कष्ट में आ जाएगा, ऑयल दृष्टिकोण से और डोमिनेशन दृष्टिकोण से, ट्रेड दृष्टिकोण से। ठीक बात है। ऐसे में जंग का नतीजा क्या होगा, रूस यूक्रेन में होने क्या वाला है, इस पर भी आगे हम करेंगे बात। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन के अवदीवका में बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में भारी तबाही मची है। जमीन और आसमान से एक साथ अटैक्स को दिया गया अंजाम। ये सब कुछ हुआ है अवदीवका में। अवदीवका की तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी हमले से यहां पर भारी तबाही मची है। जी हां, अवदीवका में जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। यहां पर एक्शन में रूसी टैंक्स हैं, फ्रंट की ओर बढ़ रहे हैं रूसी टैंक। अवदीवका में इस वक्त एक्शन ही एक्शन है। यूक्रेनी ठिकाने पर लगातार की जा रही है फायरिंग। अवदीवका से ताजा हमले का ये वीडियो इस वक्त आपके सामने।
और आइए समझते हैं कि अवदीवका में और क्या हो रहा है और क्यों ये शहर रूस की हिट लिस्ट में, इसकी वजह क्या है, अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया अवदीवका। अवदीवका पर फाइनल अटैक हम देख रहे हैं। शहर को रूसी सेना ने चारों ओर से इस वक्त घेर लिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि यहां पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं। जमीन और आसमान से लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। जी हाँ, और इसके अलावा बताया जा रहा है यूक्रेनी फोर्स ने कुछ जगहों पर कड़ी टक्कर दी हुई है। वहां पर यूक्रेनी सैनिक हैं। इंडस्ट्रियल जोन पर कब्जे की लड़ाई इस वक्त आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अवदीवका इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। अवदीवका के बड़े बड़े कोकिंग प्लांट भी प्रभावित हुए हैं और 32,000 की आबादी वाले शहर में अब सिर्फ 1500 लोग ही बाकी रह गए हैं। बिल्कुल, अवदीवका पर फाइनल अटैक की कैसे तैयारी की जा रही है, सरदाना साहब किस तरह से आप देखते हैं? और एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, अवदीवका पर तो फाइनल अटैक हो रहा है, लेकिन अब इस जंग के भी फाइनल अंजाम की बातें होने लगी हैं। अगर ये जंग खत्म होती है तो किस नोट पर खत्म होगी, कहां आकर खत्म होगी, रूस को क्या हासिल होगा, यूक्रेन को क्या हासिल होगा? देखिए, यूक्रेन को शांति हासिल होगी और रशिया को जो चाहता है वो हासिल होगा। जो उनके जो मिशन थे, जिस एरिया को कब्जा करना चाहता है वो कर लेगा और अपने रिजीम को वहां बिठाएगा। यही जो जीतता है उसकी जो ऊपर है उसकी ही जीत है। और जो यूक्रेन है एक शांति, अपनी जिंदगी बचा, अपने एक अस्तित्व को बचा पाएगा इस जंग के जो जल्दी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो पुतिन का प्लान नजर आ रहा है कि अवदीवका को टारगेट किया जाए। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, जेलेंस्की ने देश को दिया है इस बीच भरोसा। जीत के लिए सभी से मदद मांगी गई है, देशवासियों से। देश के वॉर प्लान का जिक्र किया गया है। देखिए, बहुत सुगबुगाहट है, जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है इस वक्त वॉर में, लेकिन जेलेंस्की ने मोर्चा नहीं छोड़ा है। राष्ट्र को संबोधित किया है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है और एक नए वॉर प्लान का जिक्र किया है। यूक्रेन के लोगों के नाम अपने संबोधन में जेलेंस्की ये बताते नजर आए हैं कि उनके हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। इस बीच रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी अटैक भी हुआ है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ है। सिन्हा साहब, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त आपको रूस यूक्रेन वॉर में क्या लग रहा है? ये जंग इस वक्त कहां पर है? जंग बहुत ही डिसाइसिव फेज में पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि अमेरिका को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जेलेंस्की का जिद अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस जिद को हटाने के लिए रिजिम चेंज हो। और आपने जो दो नाम बताया उसमें एक आर्मी चीफ की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि आर्मी भी, यूक्रेन की आर्मी भी थक चुकी है, वो भी चाहती है शांति हो। तो इसी कारण उसका नाम प्रपोज किया जा रहा है। तो रिजीम चेंज होगा। हाँ, जेलेंस्की का ये मकसद होगा कि मुझे फिजिकल सेफ्टी दिया जाए और इज्जत के साथ एग्जिट दिया जाए। वो अमेरिका दे देना चाहिए, आओ अमेरिका में आके सेटल करो, यूक्रेन को तो बचा लो। दुर्योधन के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने पूरे कौरव खानदान की बर्बादी कर दी। अपनी अब सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए जेलेंस्की पूरे यूक्रेन को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। जो कुछ बचा है उसको तो बचा लो। रिसेलेक्ट करने में यूक्रेन को कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा? क्या अमेरिका उतना पैसा देगा? वो अपने फ्रंट पे तो संभल नहीं रहा है, उसके तो बैंक्स क्लोज हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो यूक्रेन के लोग की क्या गलती है? जो एक बाउल होता था, एग्रीकल्चर बाउल, जो सीरियल सप्लाई करता था, भीख मांग रहा है आज खाने को नहीं है, गैस नहीं है। और इसका मुख्य कारण कौन है? जेलेंस्की। नाटो का मेंबरशिप बनना है। क्यों बनना है? क्यों बनना है? तुमने तो अपने देश को बर्बाद कर दिया। यू आर द कल्प्रिट। तुम अपने देश के दुश्मन हो। और इतनी बार शांति का सरदाना साहब, लेकिन इन्हीं जेलेंस्की के बारे में तो कुछ दिनों पहले तक यह कहा जा रहा था कि भाई इतने दिनों तक रूस जैसे मजबूत देश के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो हौसले बुलंद हैं यूक्रेन के, और उस वक्त तारीफें हो रही थी जेलेंस्की के नेतृत्व की। अब वो सारी बातें कहां गई? देखिए, तारीफ हो रही थी, वो बुलंद थे क्योंकि वेस्टर्न सपोर्ट था, नाटो का सपोर्ट था। हथियार बेचने वाली कंपनियां हथियार बेच रही थी, उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे। हथियार देना और मटेरियल सपोर्ट करना लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर हम सेम चीज इजराइल और हमास की देखते हैं, तो अमेरिका तो एक तरीके से खुद अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है। तो सीधी बात सामने आई है सरदाना सर कि अमेरिका की नजर
और अमेरिका का नजरिया दोनों शिफ्ट होता हुआ इजराइल की तरफ दिख रहा है और इसीलिए शायद ज़ेलेंस्की आंखों में खटकने लगे हैं। यही सवाल है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। युद्ध जोन में आगे किस किस तरह की बातें सामने आती हैं।